कहानी में प्रवेश कर रहे हैं नए चरित्र। सभी लड़कियां बनना चाहती हैं उनकी मित्र। उपन्यास के इस भाग में सुनिए अनोखे चरित्रों के किस्से विचित्र। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। वो सुना है ना आपने, रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। तो नीलम को भी अब मंजीत को मनाना मुश्किल पड़ रहा है और मंजीत दे रहा है अब उसे ताउम्र शादी न करने का उलाहना। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? जब जाकर सुनेंगे पिछला भाग। तो पिछले भाग में किसकी भारी ठसकेदार हंसी सुनकर पाखी और सूरज चौंक पड़े हैं। तो अब मैं सुनाती हूँ आपको भाग 95। एक ठसकेदार भारी भरकम हंसी सुन सूरज और पाखी ने पलट कर तीनों अजनबियों की तरफ गौर से देखा और लोग भी उन्हें देखने लगे। गठे हुए बदन का एक रौबीला व्यक्तित्व का स्वामी अपनी नुकीली मूंछों पर ताव देता किसी किस्से को सुनाता जोर जोर से हंस रहा था। सूरज और पाखी ने जैसे ही पलट कर उसे देखा, दोनों चौंक पड़े। उस व्यक्ति ने भी उन्हें अपनी तरफ देखता पाकर उन पर नजर गड़ा दी। एक आश्चर्य मिश्रित मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखर गई। वह झट कुर्सी धकेल उठ खड़ा हुआ। सूरज उसके पास आया और दोनों ने गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया। हेलो इंस्पेक्टर, सूरज ने कहा तो सिंघाल हाथ जोड़कर पाखी का अभिवादन करने लगा। आप यहाँ? पाखी ने नमस्ते कर प्रश्नवाचक दृष्टि से सिंघाल को देखा। व्हाट अ वंडरफुल कोइंसिडेंस, सूरज ने कहा। इंस्पेक्टर सिंघाल मंजीत और लड़कियों को भी फौरन पहचान गया। नीलम ने मंजीत को जलाने का सोचा और वह झट से सिंघाल के पास आई। हाय सर, आप यहाँ? बड़े डैशिंग लग रहे हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आप भी करीना से कम नहीं लग रही, सिंघाल ने नीलम को देखते हुए कहा। रानी ने भी उससे हाथ मिलाया। एक तस्वीर हो जाए? नीलम ने पूछा। वह कनखियों से मंजीत को देखे जा रही थी। मंजीत अपने फोन में उन सब की तस्वीर लेने लगा। वह सिंघाल के बगल में खड़ी स्माइल देने लगी तो मंजीत का चेहरा उतर गया। उसका मूड उखड़ा देख नीलम को बहुत मजा आ रहा था। वह सिंघाल के और करीब आई और उससे बातें करने लगी। हरीश, वैशाली और प्रीत सभी का परिचय इंस्पेक्टर सिंघाल से करवाया गया तो वे सब भी उसके कायल हो गए। अब तो सिंघाल ही वहां पर हीरो थे। तो हनीमून की शुरुआत हो गई है आप लोगों की। सिंघाल ने पाखी और सूरज को छेड़ा। शुरुआत तो हो गई है पर खत्म नहीं होने देंगे, सूरज ने रोमांटिक अंदाज में कहा। पाखी शर्मा गई। गुजराती शादी कभी अटेंड नहीं की मैंने, सिंघाल के इशारे को समझ हरीश ने उन्हें अहमदाबाद आने का न्योता दे डाला। और आप कब सहरा बंधवा रहे हैं मंजीत साहब? सिंघाल ने मंजीत की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। आप लोगों को देखकर मैंने पहले से ही सबक ले लिया है कि इस कड़वे जूस को पीना ही नहीं है, मंजीत ने सब्जियों का सूप पीते हुए कहा। नीलम ने पलकें उठाकर मंजीत को देखा। जाने क्या सोचकर उसकी आंखें तरल हो आई थी। वह अपने दुपट्टे के कोने से आंखों को साफ करने लगी। क्या हुआ? पाखी ने पूछा। कुछ नहीं, चिली सॉस थोड़ा ज़्यादा डाल लिया था, उसने धीरे से नजरें झुकाए हुए कहा। मंजीत को अपनी भूल का एहसास हुआ। मुझे इतना भी उसे नहीं सताना चाहिए। हो सकता है ये सचमुच मुझसे सच्चा प्यार करने लगी हो।
उसने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया, मगर नीलम ने नहीं पिया। पी लीजिए, सिंघाल ने कहा तो नीलम ने जानबूझकर पानी पी लिया। मंजीत को गुस्सा आया। वाह रे लड़कियों, तुम्हारी माया तो भगवान नहीं जान सके तो मैं क्या चीज़ हूँ। वह कड़वा घूंट पीकर रह गया। डिनर टेबल पर सर्व किया जाने लगा तो सिंघाल ने अपने दोनों साथियों को बुलाकर उनसे सबका परिचय करवाया। ये है सब इंस्पेक्टर दयाल, मेरे साथी और दोस्त भी, और ये महानुभाव हैं प्रोफेसर त्रिपाठी। प्रोफेसर त्रिपाठी ने अपना पूरा इतिहास कम शब्दों में वर्णित कर दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर 2 वर्षों के लिए विदेश चले गए और फिर वापस आकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लिया। विगत 2 वर्षों से वह वहीं पर जीव एवं वनस्पति विज्ञान की कक्षाएं ले रहे हैं। यह जानकर रानी उनसे बातें करने में व्यस्त हो गई। यह उसका प्रिय विषय था और इसी में वह पढ़ाई कर रही थी। प्रोफेसर त्रिपाठी 35 वर्ष के सांवले रंग के साधारण से व्यक्ति थे, मगर उनका व्यक्तित्व अपने आप में असाधारण था। ये उनसे बात करने वाला व्यक्ति कम समय में भाप लेता था। बहुत कम समय में उन्होंने ज़्यादा ख्याति अर्जित की थी और दुनिया घूमे थे। रानी भी उनकी बुद्धि और व्यवहार कुशलता से प्रभावित हुए बिना न रह सकी। प्रीत और पाखी इंस्पेक्टर सिंघाल और सब इंस्पेक्टर दयाल से बातें करने लगी और मंजीत और नीलम की आंखों ही आंखों में बातें हो रही थी। सूरज रमेश जी के साथ बात करता हुआ होटल व्यवसाय में होने वाले प्रॉफिट लॉस पर चर्चा कर रहा था। सिंघाल तंदूरी रोटी पर बटर लगाता हुआ एक लेपर्ड को मारने का किस्सा सुना रहा था। अभी कुछ ही दिन हुए इस इलाके के गांव में लेपर्ड ने आतंक मचा रखा था। खबर सुन मैं भी अपनी टीम के साथ आ गया। गन्ने के खेत में धर दबोचा उसे और वो फायर किया कि वहीं पर ढेर। पर अफसोस, उसने तंदूर पर सिकी गोभी का एक बड़ा सा टुकड़ा अपने मुंह में डालते हुए कहा। अफसोस किस बात का? प्रीत ने पूछा। जब उसे पास से देखा पाया कि वह बूढ़ा हो चुका है और उसके नाखून भी लगभग खत्म ही थे समझो। सिंघाल ने जानकारी दी। फिर तो उसे नहीं मारना चाहिए था ना? पाखी ने सहानुभूति जताते हुए कहा। वह यहाँ भी अपनी प्रिय जलेबी खा रही थी। पकड़ने की बहुत कोशिश की थी हमारे सर ने, पर संघर्ष इतना ज़्यादा भयानक था कि मारना ही पड़ा अंत में उसे। सब इंस्पेक्टर दयाल ने जानकारी दी। आपके हाथ तो खून से रंगे हैं, हरीश ने कमेंट किया। जानवर के भी और इंसान के भी। सिंघाल ने बात पूरी की। कैसे? अब हरीश की एडवेंचरस प्रवृत्ति उसे सिंघाल से बात करने पर उकसा रही थी। हमारे सर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, दयाल ने बताया। 7 को उड़ा चुका हूँ और अब 8वें का नंबर है। इंस्पेक्टर सिंघाल बोला। अभी इन्हीं के होटल का एक केस आया था। अचानक सिंघाल के मुंह से वह बात निकल गई जो उसे यहाँ पर नहीं कहना चाहिए था, पर बात तो कही जा चुकी थी। सूरज का ध्यान गया। उसने हैरानी से पूछा, आपने मेरे होटल के बारे में कहा? कहा तो है, मगर अभी सही समय नहीं है ये बात करने का, कभी और करेंगे, कहकर सिंघाल ने सूरज को अजीब सी परेशानी में डाल दिया था। डिनर ले सब पुदीने का जूस पीकर टहलने के लिए निकले। सूरज इंस्पेक्टर सिंघाल के साथ आगे की ओर बढ़ गया था। उसके दिमाग में हलचल मची हुई थी। सेफ्टी गार्ड और ड्राइवर सभी को लाइट दिखाते हुए चल रहे थे। रमेश जी भी अपनी पत्नी यशोदा के साथ लाइट पकड़े आसपास के फूल, पत्तों और जड़ी बूटियों के विषय में जानकारी दे रहे थे। नीम, शंखपुष्पी, बबूल, पावड़, हरड़, बहड़ा, विलायती पुदीना, कुनैन और दुग्धिका जैसे अनेक औषधि युक्त पौधों के नाम गिनाते
रमेश ही एक एक झाड़ियों को हटाते अपना अर्जित ज्ञान सब में बांट रहे थे। मेहंदी, धतूरा, आक, ताम्रस, आम्र, केवड़ा, खसखस ऐसे भी पौधे भारी तादाद में पाए जाते हैं इन जंगलों में। उन्होंने बताया, सिर्फ घास फूस ही है या कोमल कोमल कलियां भी हैं इस जंगल में? सूरज ने मजाक में पूछा। चंपा, चमेली, चांदनी, कुमुदिनी, जूही, रजनीगंधा, रात रानी, बेला, कुसुमी, दिलरुबा, सोनचंदी, लिली नामक कई फूलों और बेलों की बहुतायत है यहाँ पर। रमेश जी बताते जा रहे थे, ये सुगंध उन्हीं फूलों की है। माय गॉड, ये फूलों के नाम है ये लड़कियों के। हरीश ने हास्य का पुट डाला। शुभ्रमुखी, कोकिली, तितली, सुंदरी, सपना, काजल, चंद्रकांता, गुलाबी और मोहिनी भी है यहाँ पर। यशोदा जी ने बच्चे खुचे नाम बताए तो हंसते हंसते सब लोटपोट हो गए। फिर तो हमारी अप्सरा भी होगी। सूरज ने पाखी की कमर में अपनी बाहों का घेरा बनाते हुए चलते चलते पूछा। ज़रूर है, अप्सरा भी हैं। कल सुबह होते ही आप लोगों को इन कुमारियों के दर्शन करवाएंगे। रमेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई वैशाली नहीं है? हरीश ने वैशाली को छेड़ने के मकसद से कहा। नहीं, ऐसा तो कोई पौधा नहीं, उन्होंने कहा तो वैशाली प्रसन्न हो गई। देखा, मेरे जैसी दुनिया में सिर्फ एक ही है। हरीश ने उसके गाल थपथपाए। यस, द वन एंड ओनली चुड़ैल। प्रीतम जी नाम के कुछ पेड़ नहीं है यहाँ पर? प्रीत ने कहा तो सूरज हंसने लगा। मेरे यार की याद आ रही है भाभी जी को। क्यों नहीं, लड़कों के नाम के पेड़ पौधे भी हैं, जैसे पुष्पराग, कबीर, अमलतास, कृष्णकमल, अविनाशी, सुप्रभात, अर्जुन, भृंगराज, कैलाशपति, छुछुंदर और क्या? हरीश ने पूछा। और सत्यानाशी, उन्होंने कहा तो सबका हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। हमारा तो कचरा ही कर दिया आपने, हरीश बोला। सिंघार रस लेता हुआ बोलने लगा। इम्प्रेशन डाउन हो गया लेडीज़ के सामने इनका। चलते चलते वे लोग एक नदी के किनारे आ गए थे। रात को यहाँ पर आना सुरक्षित नहीं है, मगर एक तो आज चांदनी रात है और फिर सेफ्टी गार्ड्स और पुलिस वाले भी हैं, तो फिर किस बात का खौफ? रमेश जी ने कहा। कल कल बहती नदी और संगीत पर नाचती हवा थिरक रही थी। इतना सुरम्य परिवेश था कि सबके कदम वहीं पर ठिठक गए। यहाँ से तो लौटने का ही मन नहीं कर रहा है, नीलम ने कहा। मंजीत उसके आसपास ही बना हुआ था तो सुनकर धीरे से उसके पास आता हुआ बोला, तो तुम्हें यहाँ छोड़ जाते हैं जानवरों के पास? किसी का तो अरमान पूरा हो, उसने ठंडी सांस भरकर कहा। नीलम के दिल में एक हुक सी उठी। मंजीत का अपनी तरफ एकटक देखना उसे संकुचित कर रहा था, पर मन ही मन वो उसके लिए बेचैन भी हो रही थी। मुझे जानवरों के पास छोड़कर जाएंगे तो बहुत पछताएंगे, उसने भी ताना दिया। क्या कहा? मंजीत ने भी अनजान बनते हुए पूछा। कुछ नहीं, वो बोली। कुछ तो कहा है, मंजीत ने मुंह फेर कर कहा। आपसे नहीं, जानवरों से कहा है, वह बोली और मुस्कुराई। इधर नदी के कल कल ध्वनि को सुनती रानी मंत्रमुग्ध सी खो गई थी। रमेश जी का कहा गया शब्द सुप्रभात उसके कानों में गूंज रहा था। काश आप मेरे होते प्रभात, वो बुदबुदाई। रानी को कुछ सोचता पाकर प्रोफेसर त्रिपाठी उसके पास आते हुए बोले, लगता है मन ही मन कविता की जा रही है। बॉटनी की छात्रा कविता करेगी क्या? रानी ने व्यंग्य किया। जब मैं बॉटनी का प्रोफेसर होकर कविता कर सकता हूँ तो छात्रा क्यों नहीं कर सकती? प्रोफेसर त्रिपाठी ने कहा। आपको कविता में दिलचस्पी है? कहते हुए रानी एक पत्थर पर बैठ गई। कविता मेरी रूह में है, प्रोफेसर खोए से स्वर में बोले।
आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कविता कविता न होकर मानो कोई लड़की हो। प्रभात को एकाएक भूलकर रानी प्रोफेसर त्रिपाठी की बातों में खो गई थी। बहुत गहरी बात कर दी है आपने। खैर, इस बारे में अभी रहने ही दीजिए, अभी तो अपनी कोई कविता सुनाइए। इस वक्त अगर कविता गान किया जाएगा तो जानवर यहाँ कविता सुनने चले आएंगे और हम सब डायरेक्ट उनके पेट में, फिर वहीं कविता कीजिएगा। आवाज़ सब इंस्पेक्टर दयाल की थी, जो घूमता घामता उन दोनों के पास चला आया था। आप चलिए, सुबह यहाँ के नज़ारे ठीक से देखेगा। कहते हुए इंस्पेक्टर सिंघाल ने सबको चलने का निर्देश दिया। दूर से जानवरों की तेज होती आवाज़ें और पत्तों पर हो रही सरसराहट ने उन लोगों को डरा दिया था। सब आगे आगे बढ़े जा रहे थे। इंस्पेक्टर सिंघाल को लेकर सूरज आगे बढ़ा और बातें करने लगा। उन दोनों में जो बातें हुई वह रवि और भानु के बारे में ही थी। नीलम सबसे पीछे रह गई थी, शायद जानबूझकर। पाखी ने देखा तो मंजीत का ध्यान आकर्षित किया। उसने अपनी चाल धीमी कर ली। अब वह नीलम के बराबर चलने लगा था। आप जाइए, मैं आ जाऊंगी, नीलम ने रुखाई से कहा। पता है नाराज हो, मिलने नहीं आया जो, मंजीत ने कहा। तो नीलम झट से बोली, आप क्यों मिलने आते, आपको मेरी क्या परवाह। तो तुम्हें तो मेरी बहुत ही परवाह है ना, मंजीत ने कहा। परवाह न होती तो आपके लिए चौका चूल्हा थोड़ी ही करती। इस बात पर मंजीत को हंसी आई। तो क्या चिली पनीर मेरे लिए बनाया था? नहीं, अपने लिए, वह रोश में बोली। तो फिर इंस्पेक्टर साहब से बातें कर मेरे दिल पर क्यों छुरियां चला रही थी? मंजीत ने उसका हाथ थाम लिया। नीलम कसमसाई, पर मंजीत ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। जवाब दो। क्या जवाब दो? नीलम बोली। मेरे दिल को क्यों छलनी कर रही थी? आपका दिल छलनी होता है? नीलम को मंजीत के हाथों का दबाव लुभा भी रहा था और डरा भी रहा था। पहले नहीं होता था, मगर अब होने लगा है, मंजीत ने साफ कहा। तुम लोग कहाँ रह गए, जल्दी आओ, सूरज पुकार रहा था। मंजीत ने नीलम से कहा। सुनो, सुबह 5 बजे नदी के किनारे आ जाना, तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, और नहीं आई ना तो उसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूँगा, समझी? उसकी इस बात और अधिकार भरे लहजे को जानकर नीलम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह उससे अपना हाथ छुड़ाकर दौड़ती हुई सी सूरज के पास जा पहुंची। उसके गाल शर्म से लाल हो रहे थे। क्यों, जीत लिया ना मेरे यार का दिल, कहते हुए सूरज ने उसके दोनों गाल थपथपाए। जीजू, यू आर द बेस्ट, कहते हुए वह सूरज के गले लग गई। मंजीत नीलम के पीछे आता यह दृश्य देख रहा था। सूरज ने उसे दूर से देखा और अपना अंगूठा दिखाया। प्यार हमारा और गले उनके लग रही हैं, वाह रे किस्मत। मंजीत बड़बड़ाया और उनके पीछे फाटक के अंदर चला आया। रोशनियां बुझ गई और रैन बसेरा रात्रि के प्रगाढ़ आलिंगन में विश्राम करने लगा। तो दोस्तों, मंजीत तो गाने वाला है ये गाना, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। अब देखना तो ये है कि अगली पंक्ति गाने के लिए नीलम मंजीत से मिलने नदी किनारे आती भी है या नहीं। क्या लगता है आपको? लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। कहीं नीलम मंजीत से इंतजार के बदले इंतजार तो नहीं करवाएगी? उपन्यास में आने वाले उतार चढ़ाव यदि आपके हृदय में रोमांच और कौतूहल उत्पन्न करने में सक्षम रहे हैं तो लाइक का बटन अवश्य दबाइए। इस उपन्यास का अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल कनेक्टिंग ड्रीम्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन दबाइए क्विक अपडेट्स पाने के लिए। शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। स्टे ट्यून्ड विद कनेक्टिंग ड्रीम्स, जो दे सपनों को पंख।